Hi everyone, very good morning to all of you. Welcome to Parcham classes once again for the daily current affairs session. Please let me know if the audio and visual everything is clear. Good morning. बता दीजिए एक बार ऑडियो विजुअल एवरीथिंग इज क्लियर. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. लेट मी चेक द चैट ऑल्सो. एक सेकेंड. हर एक चीज क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऑडियो में विजुअल में. ओके, ऑल क्लियर. चलिए सेशन को दिन स्टार्ट करेंगे. ठीक है. मेरा नाम रवनीत कौर है. डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. आपको एक क्यूआर मिलेगा, वहीं से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं. वाईटी पे जो बाकी सेशंस होते हैं उसकी पीडीएफ आपको परचम की वेबसाइट पे मिलेगी. दिस इज द लिंक ऑफ द वेबसाइट parchamclasses.in. कोर्सेज, सब्सक्रिप्शन, ये सब आपको परचम की ऐप पे मिलेगा. ठीक है. अगर आप ऐप को डाउनलोड नहीं करें अभी तक तो कर लीजिए. अदरवाइज यू कैन एक्सेस द ऐप ऑन द डेस्कटॉप ऑल्सो, दैट इज web.parchamclasses.in. ओके जी. ठीक है. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. ओके. उसके अलावा अगर कोई क्वेरी है, आपका कोई कंसर्न है, तो यहाँ पे जो दो नंबर दिए गए हैं, एक ही नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं अपने कंसर्न को. इस मेल आईडी पे आप मेल भी कर सकते हैं. एंड दीज आर द स्कैनर्स फॉर द परचम ऐप. ऐप के ऊपर ही सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं. न्यू लॉन्चेस आते हैं तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए. ठीक है जी. इफ यू टॉक अबाउट द एसएससी, तो एसएससी के अंदर जनरल अवेयरनेस जो है उसका वेटेज काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है. राइट. तो उसको देखते हुए वन लाइनर जो ई बुक है वो आपकी, उसका लेटेस्ट एडिशन 2026 का एडिशन जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, जहां पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो वन लाइनर है फॉर द एसएससी उसको प्रोवाइड किया जाएगा. 18,000 से भी ज्यादा वन लाइनर है. आप इसको web.parchamclasses.in पे चेक कर सकते हैं. ओके जी. एंड सिमिलरली फॉर द स्टेट पीएससी ऑल्सो वन लाइनर की ई बुक जो है वो इंग्लिश में रिलीज करी गई है. ये भी लेटेस्ट एडिशन है. डिफरेंट सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स को आपस में बांट कर वन लाइनर्स जो है प्रोवाइड किए गए हैं फॉर ऑल स्टेट पीएससी एग्जाम्स. हर एक स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए रेलिवेंट है. ठीक है. देन वी हैव द एनसीईआरटी एडवांस बैच फॉर द 2026 एंड 2027, जहां पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटीज को बिल्कुल डिटेल्ड लेवल पे जाकर कवर किया जाता है, बिकॉज हर एक एग्जाम में एनसीईआरटी आती है. एंड दिस इज द बैच फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम. इसीलिए ठीक है, लाइफ टाइम लाइव और रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स है ये. और इसमें कुछ स्पेशल एड ऑन जैसे पीवाईक्यू को एनालाइज करना हो गया, निमोनिक्स वर्कशॉप हो गया, ये सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा. If you are interested, you can check them out on the Parcham app. Okay जी. चलिए, ऑल इन वन स्टेट पीएससी का जो प्री प्लस मेंस का बैच है उसकी थोड़ी सी अगर बात करें, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीएससी की, ऐसा होता है ना यूपी की तैयारी कर रहे हैं पर बिहार का भी पेपर देना है, तो ये वैसा बैच है जहाँ पे डिफरेंट स्टेट पीएससी जो यहाँ मेंशन किए गए हैं उनको एक सिंगल बैच में कवर किया जा रहा है. ठीक है. और पहली बार ऐसा हो रहा है. लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है ये. अनलिमिटेड लाइव क्लासेस हैं इसके. एक साल का ये प्रोग्राम है. इसके भी नए मॉड्यूल जो हैं वो लॉन्च हुए हैं. ओके जी. चलिए, नाउ विल टॉक अबाउट द यस्टरडेज न्यूज. सबसे पहले कल की चीजों को रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे. ठीक है. कल हमने देखा था आईएनएस निरीक्षक के बारे में. आईएनएस निरीक्षक डाइविंग सपोर्ट एंड सबमरीन रेस्क्यू वेसल इंडियन नेवी का, और ये श्रीलंका के कोलंबो में गया है. किस चीज के लिए गया है? क्योंकि वहां पे इंडिया श्रीलंका डाइवेक्स 2026 ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है. दिस इज द 4th एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज. ठीक है. दोनों की नेवीज के बीच में होती है. उसके बाद पाकिस्तान ने सक्सेसफुली अपनी खुद से बनाई हुई जो तैमूर मिसाइल है, विच इज अ एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल, उसको टेस्ट किया है. इट इज इंडिजिनसली बिल्ड बाय द पाकिस्तान. ओके जी. ओके. उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के बारे में हमने देखा था. इनकी एक स्कीम है प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, इसको एक्सपैंड कर दिया गया है. नाउ दिस स्कीम इज अवेलेबल फॉर दोज स्टूडेंट्स आल्सो जो अपने फाइनल ईयर में है ग्रेजुएशन के. ओके. उसके बाद वी हैव सीन की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है प्रयागराज का, वहां पर मतलब यूपी में इनिशिएटिव आया है. ठीक है. प्रयागराज के अंदर डॉल्फिन फ्रेंड्स वॉलंटियर नेटवर्क जो है उसको लॉन्च किया गया है, ताकि जो इंडेंजर्ड गेंजेटिक डॉल्फिन्स हैं उनको कंजर्व करने के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को ड्राइव किया जा सके. ओके. देन इंडियन आर्मी ने सेफली हाई रिस्क वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का एक बॉम्ब था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया. अब ये वर्ल्ड वॉर 2 का बॉम्ब कहां पे मिला? दिस इज द बॉम्ब जिसका वेट था 227 केजी. ये सुवर्ण रेखा रिवर में मिला है. ठीक है. वहां पे न्यूट्रलाइज किया गया.
अच्छा, सुवर्णरेखा रिवर कहाँ जाके ड्रेन होती है, एम्प्टी होती है, बताइए जरा। उसके बाद हमने देखा था अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट जो है ये 8th नेशनल न्यूट्रिशन फोर्टनाइट कैंपेन में डिफरेंट एक्टिविटीज करके फर्स्ट रैंक हासिल किया है कंट्री में। न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाई गई है इसमें, ठीक है। ओके, देन दिस वाज द होमवर्क क्वेश्चन जो आपको दिया गया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, बताइए। व्हाट वुड बी द आंसर फॉर दिस। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की है, ऑफ कोर्स है, रिवीजन में भी अभी देखा हमने, है ना, सही हो गया। Second, it is only open to the students who have already completed their graduation. It was, but now it is expanded, है ना। अब तो ये अंडर ग्रेजुएशन वालों को भी, फाइनल ईयर वालों को भी परमिशन देती है। नाउ दिस इज द रॉन्ग पॉइंट। अब ये गलत पॉइंट है, पहले ये सही हुआ करता था पॉइंट, अब गलत हो गया, है ना। एब्सोल्युटली द आंसर फॉर दिस वुड बी वन ओनली। ओके जी, ए होगा इसका आंसर। Now there were some classwork questions which has been asked, तो ममता has answered. Let us see. स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में आपसे पूछा गया था कि कौन सी बॉडी है जो पंचायती राज के इलेक्शन करवाती है, दैट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन। मिशन इंद्रधनुष के अंडर मैंने आपसे पूछा था कितनी डिजीजेस के लिए वैक्सीन दी जाती हैं, तो 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस के लिए मेजर है ये वाला। उसके बाद क्रूज मिसाइल के बारे में पूछा था। क्रूज मिसाइल जो है वो एयरप्लेन के जैसे लो ऑल्टीट्यूड पे जाती है। बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो पैराबोलिक पाथ यानी कि एक आर्च्ड ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती है। देन आपसे पूछा गया था कोणार्क सन टेम्पल जो है वो कहाँ पे यूज हुआ था, कौन सी मीटिंग के डेलीगेशन में फोटोज की यूज हुई थी। G20 के समिट में हुई थी विच हैपेंड इन द न्यू दिल्ली 2023 में ये समिट हुआ था। फिर व्हाइट पगोड़ा किस टेम्पल को बोलते हैं, जगन्नाथपुरी को बोलते हैं। फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर कहा जाता है अर्थ वॉर्म्स को, ये भी पूछा गया था आपसे, बिकॉज दे हेल्प टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। उसके बाद आपसे पूछा गया था कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो है वो कितनी क्रॉप्स के लिए एमएसपी निकाल रहा है, 22 क्रॉप्स के लिए एमएसपी निकाल रहा है, ठीक है जी। तो दैट वाज ऑल अबाउट यस्टरडेज सेगमेंट जो हमने रिवाइज कर लिया। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द टुडेज न्यूज सेगमेंट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज के साथ शुरुआत करेंगे। 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व किया जाता है। 25 अप्रैल इज वर्ल्ड मलेरिया डे, ठीक है। तो वर्ल्ड मलेरिया डे जो है ये क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि ये ध्यान में रहे कि मलेरिया इज अ काइंड ऑफ डिजीज जिसके लिए हमें रेगुलर फाइट करते रहना है और कॉन्टिन्यूड इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके प्रिवेंशन के लिए। यानी इसमें फंडिंग चाहिए होगी अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं स्प्रेड ऑफ मलेरिया, ठीक है, फर्टिलिटी रेट ऑफ मलेरिया, तो ये सबके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। WHO के जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने 2007 में जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग हुई थी वहां पे डिसाइड किया कि चलो वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, ताकि मलेरिया के बारे में जानकारी फैल सके। 25 अप्रैल थीम क्या है, ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन नाउ वी मस्ट, यानी अब हम बहुत करीब हैं मलेरिया को एंड करने को लेकर, ठीक है। ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन नाउ वी मस्ट, अभी टाइम है, उसके बाद टाइम पता नहीं हाथ में हो ना हो, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट मलेरिया, थोड़ा सा स्टैटिक देख लेते हैं, ठीक है। मलेरिया इज अ काइंड ऑफ डिजीज जो एक्यूट इलनेस से शुरू होती है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट इसकी वजह से ये डिजीज होती है। अब वो पैरासाइट खुद तो चल के नहीं जाता इस बीमारी को फैलाने के लिए, देयर इज अ वेक्टर जो एक मच्छर है, वो मच्छर ही इस वेक्टर का काम करते हुए इस डिजीज को फैलाता है, ठीक है। सो जो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, ध्यान रखेंगे नाम मॉस्किटो का, फीमेल मॉस्किटो है, ये फीमेल मॉस्किटो वेक्टर के तौर पे काम करती है और प्लाज्मोडियम पैरासाइट को लेके जाती है और बीमारी फैलाती है। इज इट क्लियर? सो इट इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज। अगर देखा जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है ये, क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्रीज में काफी ज्यादा मात्रा में मच्छर पाए जाते हैं और वहां ये डिजीज बहुत फैलती है। ओके, देन ट्रांसमिशन की बात करते हैं। इट इज नॉट कंटेजियस, एक इंसान को हुआ है दूसरे को होगा ये ऐसा नहीं है, छूने से हो जाएगा, खाने से हो जाएगा, शेयरिंग से हो जाएगा, इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट कंटेजियस, ठीक है। अब पैरासाइट के 5 स्पीशीज हैं मोटा मोटा जो ह्यूमंस में तो मलेरिया कॉज कर सकते हैं। इसमें से 2 के नाम यहाँ दिए गए हैं विच आर डेंजरस ऑल्सो, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये दोनों प्लाज्मोडियम सबसे डेंजरस हैं और यू कैन से दे आर द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द ह्यूमंस इन टर्म्स ऑफ मलेरिया। इज इट क्लियर? ठीक है, तो मलेरिया डे हम कब 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 ऑब्जर्व करते हैं और मलेरिया क्या है ध्यान रखेंगे। ओके जी,
चलिए, देन 25 अप्रैल को ही नेशनल टेलीफोन डे ऑब्जर्व किया जाता है। अब दोनों दिनों को याद कैसे रखेंगे? ऐसे याद रख लीजिए कि XYZ हॉस्टल में रह रहा था, उसे मलेरिया हो गया, घर पे उसने टेलीफोन करके बताया, घर पे टेलीफोन करके बताया कि मुझे मलेरिया हो गया है, तो दोनों ही सेम डेट पे आएंगे, 25 ऑफ अप्रैल। ओके जी, तो ये 25 ऑफ अप्रैल क्यों है? क्योंकि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने फोन का इन्वेंशन किया था, टेलीफोन का इन्वेंशन किया था 1876 में, दिस वाज द डे जब इन्वेंशन हुआ था, इसीलिए हम लोग नेशनल टेलीफोन डे ऑब्जर्व करते हैं। ओके, चलिए, साइंस के ऊपर बहुत सारे दिन है आज। नेशनल डीएनए डे अगेन 25 ऑफ अप्रैल, 25 अप्रैल नेशनल डीएनए डे। अब इसको कैसे याद रखेंगे? 25 अप्रैल मलेरिया डे, 25 अप्रैल टेलीफोन डे या 25 अप्रैल डीएनए डे। XYZ नाम के पर्सन को मलेरिया हुआ, उसने घर पे कॉल किया, तो घर वालों ने बोला डीएनए का टेस्ट करा लो, जबकि जरूरत नहीं होती उसकी, है ना? घर वाले बोले डीएनए टेस्ट कराओ, तो सेम तारीख पे ये तीनों दिन है। 25 अप्रैल इज अ नेशनल डीएनए डे। व्हाट इज डीएनए? हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं ना, आवर बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, उसी न्यूक्लियस में होता है डीएनए। डीएनए कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। दिस इज द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। और इस डीएनए की जो डिस्कवरी है वो 1953 में की गई थी जेम्स वॉटसन और फ्रैंकिस क्रिक के द्वारा। वॉटसन एंड क्रिक ऐसे याद रख सकते हैं, इन दोनों ने डिस्कवरी करी थी। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को 2003 में कंप्लीट भी किया गया था इसी टाइम पे, इसीलिए हम इस डे को ऑब्जर्व करते हैं। व्हाट इज दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? एक इंसान के अंदर जो उसका डीएनए है उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स होते हैं, राइट? उन सारे जीन्स के सीक्वेंस को स्टडी कर लेना, तो हम बोलते हैं कि हमने पूरा जीनोम स्टडी कर लिया है ना? जब एक इंसान के पूरे जीनोम को स्टडी कर लिया गया था, दैट वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन, दैट वाज अंडर द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जब वो चीज हुई है उसी को कमेमोरेट करते हुए नेशनल डीएनए डे ऑब्जर्व किया जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो एक तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है डीएनए का, उसकी डिस्कवरी होती है 1953 को। दूसरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है 2003 में वो कंप्लीट हुआ था। Now let us talk about the full form of DNA. It is deoxyribonucleic acid. ये एक मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, लाइक हाउ वी लुक, हमारी आंखें कैसी हैं, बाल कैसे हैं, कान कैसे हैं, सारे ट्रेट्स ये कैरी करता है। डीएनए जो है ये दो लिंक्ड स्ट्रैंड से बना होता है। डबल हेलिक्स है ना, तो इस तरीके से दो स्ट्रैंड है जिनसे डीएनए बना होता है, वो एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड होते हैं, इसीलिए डबल हेलिक्स इसको कहा जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द डीएनए सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, एज आई सेड, ठीक है? इसको न्यूक्लियर डीएनए बोलते हैं। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। उस माइटोकॉन्ड्रिया में भी छोटे से अमाउंट ऑफ डीएनए को पाया जाता है, एंड दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए व्हिच कम्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया, इसका लिंक होता है फीमेल के साथ, और यू कैन से मदर के साथ। किसी भी बच्चे के माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो उसकी मदर से जाता है, ठीक है? तो मदर के पास अगर हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है तो ही बेबी के पास हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। इज इट क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए जो है वो मैटरनली लिंक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। ओके, और ध्यान रखेंगे ज्यादा मेजॉरिटी डीएनए आपके न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया को ऑफ कोर्स पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, यहाँ पे एटीपी जनरेट होता है। अब डीएनए के बारे में बहुत लंबा डिटेल तो मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी, बिकॉज इट इज अ पोर्शन ऑफ साइंस, है ना, स्टैटिक का पार्ट है, लेकिन काम भर का हमने देख लिया क्योंकि इंपॉर्टेंट डे ऑब्जर्व कर रहे हैं हम इस दिन पे। ओके जी, चलिए, नाउ विल टॉक अबाउट द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन द इंडस्ट्री। 21 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन द इंडस्ट्री को सेलिब्रेट किया जा रहा है। You know, there is a report called Periodic Labor Force Survey. पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है, कोई बताएगा? तो जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है उसके हिसाब से वी नो कि फीमेल्स आर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, 50% वुमेन है ना पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में भी होंगी। लेकिन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ वुमेन इज वेरी लो अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे। विमेन पार्टिसिपेट नहीं करती है इंडस्ट्रीज में, जॉब्स में, है ना, वो पार्टिसिपेशन उनका बहुत कम है।
That has been clearly highlighted again and again, you can see in this survey. इस सर्वे में बार बार उस चीज को बताया गया है. ओके, so if we talk about the day, अब यहां से आपको क्लियर हुआ क्योंकि फीमेल का पार्टिसिपेशन रेट कम है, इसलिए 21 अप्रैल इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन द इंडस्ट्री के तौर पे हम ऑब्जर्व करते हैं, ताकि और ज्यादा पार्टिसिपेशन वुमेन का इंक्रीज कर सके इन द इंडस्ट्री, उनमें अवेयरनेस क्रिएट कर सके, सोसाइटी को इंक्लूसिव बना सके. ठीक है, इन द जॉब सेगमेंट ऑल्सो. तो ये डे आपका 2026 में 21 अप्रैल ऑब्जर्व किया गया. वुमेन का जो भी कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में और कैसे वो इंडस्ट्री में और पार्टिसिपेट कर सकती हैं, ये उसको मेक श्योर करता है. अब ना एक रेजोल्यूशन आया था यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा जनरल कॉन्फ्रेंस में, ये रेजोल्यूशन 2025 में निकाला गया था. रियाद में समिट हुआ था जिसका नाम था ग्लोबल इंडस्ट्री समिट, वहीं पे रेजोल्यूशन आया था. उसी रेजोल्यूशन के चलते आपका ये डे ऑब्जर्व किया गया है. ओके, इज इट क्लियर? थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग वुमेन लीडरशिप इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. सेलिब्रेटिंग वुमेन्स लीडरशिप इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. ओके जी, चलिए आगे चलते हैं. अवार्ड्स के सेगमेंट की बात करेंगे. जो भी इंपॉर्टेंट डेज थे, वी आर डन विद दैट. नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द अवार्ड्स सेक्शन. तो गुंतूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को यूएनआईडीओ का 4th जेंडर इक्वालिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड मिला है. ये अवार्ड कहां पे मिला? वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर मिला है. So let us see the complete detail. As I said, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये अवार्ड प्रेजेंट किया है. अवार्ड है जेंडर इक्वालिटी मोबिलाइजेशन को लेकर, विच मीन्स कि कैसे जेंडर इक्वालिटी को लेकर वहां पे मेजर्स लिए जा रहे हैं. 4th अवार्ड थे ये. ठीक है, और गुंतूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये अवार्ड दिया गया है. इसके अलावा ध्यान रखेंगे 2026 की सेलिब्रेशन में वियना में ये सेलिब्रेशन हुआ, तब ये अवार्ड दिया गया. ये इनिशिएटिव यूएनआईडीओ के अंडर ही रन किया जाता है. इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि सस्टेनेबल सिटीज इंटीग्रेटेड अप्रोच पायलट प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना, ताकि जीरो वेस्ट हो शहरों से. ठीक है, और वुमेन जो है उनको ग्रीन इकोनॉमी का हिस्सा बनाया जा सके. तो इससे सस्टेनेबल ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक एनवायरमेंट फ्रेंडली ग्रोथ होगा, और वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो भी इंक्रीज होगा. गुंतूर इज अ सिटी इन विच स्टेट? बताइए जरा. गुंतूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन से राज्य में है? बताइए. इज इट इन द आंध्र प्रदेश और इन द तेलंगाना और समवेयर एल्स? बताइए. ध्यान रखेंगे गुंतूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये अवार्ड मिला है और यूनाइटेड नेशन की बॉडी इन्वॉल्व है इन प्रेजेंटिंग दिस अवार्ड. तो पूछा जा सकता है कि कौन सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये अवार्ड मिला है. राइट, ठीक है, इट इज इन द आंध्र प्रदेश. स्टेट भी पूछी जा सकती है, इससे ध्यान रख लेंगे. आगे चलेंगे. इंटरनेशनल फेलोज हॉल ऑफ फेम के बारे में बात करते हैं. बेसिकली एक रिकॉग्निशन होता है. ठीक है, हॉल ऑफ फेम. इंडिया के जो आर्मी चीफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उनको इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है. अब ये जो इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम है, ये कहाँ का हॉल ऑफ फेम है, यानी कहाँ इनको दिखाया जाएगा? इट इज इन द यूएसए. यूएसए का आर्मी वॉर कॉलेज है पेंसिल्वेनिया में, वहीं पे हॉल ऑफ फेम में इनको इंडक्ट कर लिया गया है. नाउ ही इज द 3rd इंडियन हेड ऑफ आर्मी जिनको ये ऑनर मिला है. इनसे पहले ये ऑनर जो है वो जनरल विक्रम सिंह और जनरल वीके सिंह को मिला था. ठीक है, और इस बार मिला है जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को. इज इट क्लियर? ओके जी, चलिए लेट अस मूव फॉरवर्ड. आएंगे हम लोग हमारे डिफेंस के सेगमेंट में. चाइना ने अपना एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम अनवील किया है. ड्रोन सिस्टम है, स्वार्म जैसे झुंड में आते हैं ना ड्रोन्स, वैसा सिस्टम है. ठीक है, ड्रोन स्वार्म सिस्टम. तो क्वेश्चन सीधा आएगा, एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम कौन से कंट्री का है? चाइना का है. तो ये इनकी कैपेबिलिटी को दिखाता है. नियरली 100 ड्रोन जो हैं एक सिंगल ह्यूमन ऑपरेटर के द्वारा डील किए जाएंगे, इसीलिए हम इनको स्वार्म ड्रोन कह रहे हैं. ओके, ये इंडिपेंडेंट सिस्टम है, मोबाइल सिस्टम है, विच मीन्स काफी इजीली ऑपरेटेबल है.
मिनी बैटलफील्ड नेटवर्क में ये आराम से सर्व कर सकता है और इसमें पहिए भी लगे हैं, व्हील्स भी लगे हैं। मास लॉन्च कैपेबिलिटी है इसकी, इसमें एआई को यूज किया गया है, चाहे मिलिट्री मैन्यूवर करना हो, मतलब कहीं दुश्मन की जगह पे जाके ऐसे घूमते रहना है वहां पे टारगेट करने से पहले, तो ये कैपेसिटी भी इसमें है। ये सिस्टम चाइना इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया है, विच मीन्स चाइना के द्वारा ही बनाया गया है। ओके जी। इसके अलावा इसका प्राइमरी गोल क्या है कि ये एक्चुअल में कहीं कम्युनिकेशन करना है, डिसेप्शन करना है, ठीक है, ये सारी चीजों में डिफिकल्ट टेरेन में भी जा सकता है और बड़े पैरामीटर पे जाके दुश्मन के रेंजेस को, दुश्मन की जगह को डिटेक्ट करना, उसके बाद अटैक करना सब कर सकता है। इसको ट्रक से लॉन्च किया जा सकता है। एक सिंगल सिस्टम जो होगा उसमें लगभग एक साथ 96 छोटे मोटे ड्रोन जो हैं वो एक साथ लॉन्च किए जा सकते हैं। सिस्टम स्मॉल है, इंडिपेंडेंट है। अब वो छोटा है, इंडिपेंडेंट है, इसकी वजह से क्या होगा, कैमोफ्लेज का बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा, यानी दुश्मन इसको देख नहीं पाएंगे, भांप नहीं पाएंगे, ये आसपास में ही कहीं होके छुप सकता है बहुत आसानी से। इज इट क्लियर? ठीक है जी। सो दैट वाज ऑल अबाउट चाइना। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल कैटेगरी के न्यूज की। नमस्ते स्कीम के बारे में बात करते हैं। नमस्ते स्कीम मेजरली मैनुअल स्क्वेंजर्स के लिए लाई गई थी, ठीक है। सो नमस्ते स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है। अब इस स्कीम को लाए हुए टाइम हो गया, तो ये मिनिस्ट्री कह रही है कि ये जो स्कीम है इसमें काफी प्रोग्रेस हुआ है और इस स्कीम का प्रोफाइल थोड़ा हाईलाइट करते हुए बड़ा किया गया है। इसमें पीपीई डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, विच मीन्स जब सीवेज को क्लीन करना होता है तो किट वगैरह पहन के क्लीन करें। हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज दिया जाता है और सैनिटेशन वर्कर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ। दिस स्कीम इज फॉर द सैनिटेशन वर्कर और पर्टिकुलरली मैनुअल स्क्वेंजिंग को खत्म करने के लिए, ठीक है। और नमस्ते स्कीम है, मिनिस्ट्री ध्यान रखेंगे, फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, यानी कि मशीन्स का यूज कीजिए सीवेज क्लीन करने के लिए, ना कि इंसानों का, ठीक है। ये इसका ऑब्जेक्टिव था। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम थी। एज आई सेड, इट एलिमिनेटेड द मैनुअल क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स। इसका फोकस क्या है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ पे, सेफ्टी पे, डिग्निटी पे, हर चीज पे ख्याल रखना सैनिटेशन वर्कर्स का, उनको नई नई टेक्नोलॉजी देना। एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, दोनों ने मिलकर इसको लाया था। ऑब्जेक्टिव बता दिया मैंने, मैनुअल क्लीनिंग की प्रैक्टिसेस को खत्म करेंगे, सैनिटेशन वर्कर्स को सेफ्टी देंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, सेफ्टी किट देंगे, ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। ओके जी, इज इट क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट के ही बारे में। इंडियन गवर्नमेंट ने इथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है उसको जेट फ्यूल में परमिशन दे दी है। जेट जैसे उड़ते हैं, है ना, उनको उड़ने के लिए जो फ्यूल लगता है वो रेगुलर फ्यूल है हमारा, लेकिन अब उस जेट फ्यूल के अंदर भी इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जा सकती है, विच मीन्स वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑल्सो, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, क्योंकि काफी देर तक तो रेजिस्टेंस ही किया जा रहा था कि जेट फ्यूल ही यूज होगा फ्लाइट्स में, लेकिन अब यहाँ पे इथेनॉल ब्लेंडिंग को जेट फ्यूल के साथ कंबाइन करके यूज किया जा सकता है। अब इसको बोल रहे हैं सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। क्या बोल रहे हैं? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। अब इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, एविएशन टरबाइन रेगुलेशन ऑर्डर 2001 का जो है उसको चेंज किया, अमेंड करके सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए सहमति दे दी है। दिस इज अ फ्यूल जहां पे जो ट्रेडिशनल फ्यूल होता है एविएशन टरबाइन फ्यूल, उसको एक्चुअल में इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि उसका कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाए। व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट? यानी कि जब वो फ्यूल ऑपरेट कर रहा है उस एयरक्राफ्ट को, तो उस फ्यूल को ऑपरेट करने के दौरान कितना कार्बन एमिट हो रहा है, दैट इज कार्बन फुटप्रिंट ऑफ दैट जेट, ठीक है। तो हमें कार्बन फुटप्रिंट कम करना है, इसके लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल को थोड़ा मॉडिफाई किया जा रहा है, लेकिन इस तरीके से मॉडिफाई किया जा रहा है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट के अंदर जो इंजन वगैरह है, जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो खराब नहीं होना चाहिए या उसमें कोई चेंज ना करना पड़े, क्योंकि फिर तो बहुत बड़ा खर्चा आ जाएगा। Without changing the engine, without modifying the infrastructure, if we are successful in using this sustainable aviation fuel, that is the achievement.
और ये अचीवमेंट हम हासिल कर चुके हैं। ठीक है, तो ये एक स्पेशली प्रोसेस्ड फ्यूल होता है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, जहां पे हाइड्रोकार्बन्स यूज किए जाते हैं जो पेट्रोलियम जैसे ही नजर आते हैं, लेकिन थोड़ा क्लीन फ्यूल होता है वो, और रिन्यूएबल फ्यूल होगा क्योंकि इथेनॉल है। इथेनॉल हमारा एक रिन्यूएबल काइंड ऑफ एनर्जी में आता है। हम इसको कहीं भी क्रॉप से, बायोजेनिक रेजिड्यू से, किसी भी वेस्ट मटेरियल से इथेनॉल को बना सकते हैं, है ना, रिन्यू किया जा सकता है बार बार। तो ध्यान रखेंगे इथेनॉल को इसीलिए ब्लेंडिंग के लिए चूज किया गया है। अब नए वाले चेंजेस को अगर देखें तो उससे पहले ये समझिए कि पहले ये था कि एटीएफ, एविएशन टरबाइन फ्यूल जो था वो स्ट्रिक्टली पेट्रोलियम बेस्ड हुआ करता था। उनको ये था हम ब्लेंडिंग नहीं करेंगे, लेकिन अब सस्टेनेबल हो गया है। अब इसके अंदर रिफाइनरी से जो ब्लेंडेड फ्यूल है उसको यूज करने की परमिशन दी गई है। ठीक है, एसएएफ को अगर एटीएफ कंट्रोल ऑर्डर के अंदर ला दिया गया है तो इसका मतलब गवर्नमेंट इसकी सप्लाई चेन को और मार्केट को रेगुलेट कर सकती है। गवर्नमेंट ने कुछ इंडिकेटिव टारगेट्स दिए हैं ब्लेंडिंग को लेकर कि कितने परसेंट ब्लेंडिंग करनी है, जैसे कि 1% ब्लेंडिंग करेंगे 2027 तक, 2% करेंगे 2028 तक, 5% ब्लेंडिंग करेंगे इथेनॉल की 2030 तक। ठीक है जी, इज इट क्लियर? फीचर्स की बात करें तो इससे ग्रीन हाउस गैसेस का रिडक्शन कम हो, वो प्रोडक्शन कम होगा क्योंकि वी आर यूजिंग द क्लीन फ्यूल, इथेनॉल को ब्लेंड कर रहे हैं। और जो हमारे कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल पुराने पेट्रोल वगैरह हैं उनसे तो कम ही एमिशन होगा। फंडामेंटल सेफ्टी जो है एविएशन फ्यूल की वो इससे कोई डेंजरस में नहीं जाएगी सिचुएशन में, क्योंकि हमने ये बोला है कि इंजन में, क्राफ्ट में कोई चेंज नहीं करना है। इसके यूज से क्या होगा, जो आपकी इंटरनेशनल लेवल पे सिविल ऑर्गेनाइजेशन नाम की बॉडी है उसकी एक स्कीम है जिसका नाम है कॉर्सिया स्कीम, हम इस स्कीम को भी इंप्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि ये स्कीम साफ बोलती है कि एविएशन इंडस्ट्री से धीरे धीरे करके, खास करके इंटरनेशनल फ्लाइट्स को अपना जो एमिशन है कार्बन एमिशन वो 2027 से कम करना शुरू करना है। धीरे धीरे करके इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, खास करके एविएशन इंडस्ट्री अपना कार्बन एमिशन कम करेगी, फेज मैनर में करेगी। 2027 से ये चीज शुरू करनी है। तो हम उस कॉर्सिया स्कीम के साथ भी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री जा रहे हैं। ठीक है जी, ओके, आगे चलते हैं। डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के बारे में बात करेंगे। यूनियन सोशल जस्टिस की मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई है 2025-26 की। उस मिनिस्ट्री ने हाईलाइट किया है कि जो भी डीनोटिफाइड ट्राइब है उनको आइडेंटिफाई करने में और उनको जो सर्टिफिकेट देना है उसको सर्टिफिकेट को देने में बहुत इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि स्टेट जो है ना वो सपोर्ट नहीं कर रही इन सब चीजों को, यानी स्टेट इजीली उनको सर्टिफिकेट नहीं देती है, स्टेट इजीली उनको रिकॉग्नाइज नहीं करती है। व्हाट आर दीज ट्राइब्स, ये क्या ट्राइब्स हैं? जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, जब कॉलोनियलिज्म आ रहा था, तो बहुत सारे ट्राइबल जो थे वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। वो ब्रिटिशर्स को रेजिस्ट करते थे क्योंकि ट्राइबल्स के हिसाब से जो लैंड है वो उनसे बिलोंग करता है, लेकिन ब्रिटिशर्स को लैंड पे कब्जा चाहिए था क्योंकि उस लैंड में बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज थे। तो ब्रिटिशर्स ने ऐसी ट्राइब्स को जो उनके अगेंस्ट जा रही थी उनको क्रिमिनल ट्राइब डिक्लेयर कर दिया। ब्रिटिशर्स लेके आए क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 और इसके अंदर वो ट्राइब्स को डाल दिया। अब वो क्रिमिनल ट्राइब्स हो गई तो ब्रिटिशर्स के पास पावर आ गया क्रिमिनल्स को हैंडल करने का, तो ब्रिटिशर्स ने उनको उनकी जगह से खदेड़ दिया, हटा दिया। लेकिन जब हम आजाद हुए तो हमने ये वर्ड क्रिमिनल ट्राइब हटाया और हम उनकी जगह पे डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स का टाइटल लेके आए। ठीक है, तो वो ग्रुप्स जो एक्चुअल में मोबाइल होते हैं, सेमी मोबाइल होते हैं, थोड़ा कहीं से दूसरी जगह शिफ्ट कर गए, ऐसे घूमते रहते हैं और ट्रेडिशनली वो पेस्ट्रोलिज्म पे, एंटरटेनमेंट पे, व्यापार पे ही डिपेंडेंट होते हैं, उनको हम लोग डीनोटिफाइड ट्राइब कहते हैं। ये जो ग्रुप्स हैं इनको 1952 में जब हम आजाद हुए थे ना तब हमने डीनोटिफाइड डिक्लेयर किया क्योंकि हमने क्रिमिनल टाइटल हटा दिया उनके ऊपर से। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उनको मॉनिटर किया जाने लगा कि पॉसिबली हो सकता है कि बहुत सारी ट्राइब क्योंकि घूमती थी तो हो सकता है उसमें लुटेरे भी हों, तो बहुत सारी ट्राइब को मॉनिटर किया जाता था आजादी के बाद भी कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं है, अगर वो हैं तो उनको हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट के अंडर डाला जाता था। ब्रिटिशर्स ने ये जो क्रिमिनल लेबर था ना, ये इस टाइटल, इस हिसाब से क्रिमिनल टाइटल दे दिया था कुछ ट्राइब्स को, क्योंकि कुछ सर्टन कास्ट ऐसी ऐसी थी उनके हिसाब से जो अपनी विरासत से ही क्राइम लेके आई थी, यानी वो क्राइम करती ही थी, इसलिए उन्होंने ये एक्ट लाया, उन्होंने ये बोला। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और भी थे उनके, एक उन्होंने ये बोला।
नियरली 1200 कम्युनिटीज हैं ऐसी ऑल अक्रॉस द इंडिया। करंटली हमारे 7 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी कम्युनिटी को डीएनटी यानी डी नोटिफाइड ट्राइब का सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर दिया है ताकि उनको सेंट्रल बेनिफिट मिल सके उन ट्राइब्स को। पर बहुत सारी ऐसी हैं जो एससी एसटी ओबीसी में जाके शामिल हो चुकी हैं, है ना, तो अलग से इनको सर्टिफिकेट नहीं मिला है। इज इट क्लियर? ठीक है जी, तो ध्यान रखेंगे इनको स्टेट का जो सपोर्ट है वो लैक हो रहा है, वो रिपोर्ट ये हाईलाइट कर रही है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द सारस आजीविका मेला 2026-27 के मेले की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसका कैलेंडर फाइनल कर दिया है कि कहां कहां ये मेला लगेगा। सारस का फुल फॉर्म देखिए, सेल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ रूरल आर्टिजन सोसाइटी, यानी कि ग्रामीण इलाकों में जो आर्टिस्ट बैठते हैं उनकी चीजों को यहाँ बेचा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज द मेन मिनिस्ट्री। अब क्योंकि गांव वाले आर्टिजन्स के प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं तो रूरल लाइवलीहुड को ये प्रमोट करता है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है। ये मेला जो है ये गुरुग्राम में 22 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में लगाया जाएगा, ये फाइनल किया गया है। ठीक है, इसके बाद एक फूड फेस्टिवल लगेगा न्यू दिल्ली में, ये लगेगा 21 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच में। बोला यह गया है कि 2027 का मेला 28 दिनों के लिए रन किया जाएगा, कहां पे? न्यू दिल्ली में। तो दोनों साल के कैलेंडर लॉन्च कर दिए गए हैं। दैट इज द बेसिक न्यूज। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट न्यूज केंदू लीफ के बारे में है, पत्तियों के बारे में। रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि ओडिशा के कोरापुट रीजन में जो ट्राइबल कम्युनिटी रहती है वो केंदू लीव्स को लेकर अपने राइट्स की डिमांड कर रही है। यानी उनको केंदू लीव्स के कलेक्शन पे, केंदू लीव्स के यूजेस पे थोड़ा प्रोहिबिट किया जा रहा है उन ट्राइब्स को। वो कह रहे नहीं जी ये हमारा हक है, हमें दो, है ना। तो वो लगातार टसल बना हुआ है। केंदू लीव्स को तेंदू लीव्स भी बोलते हैं और इसको ग्रीन गोल्ड ऑफ ओडिशा कहा जाता है। ग्रीन गोल्ड ऑफ ओडिशा, जैसे बैम्बू है, जैसे साल सीड है, वैसे ही ये नेशनलाइज प्रोडक्ट है, ये वाली जो आपकी लीफ है। ठीक है, ओडिशा के नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोड्यूस में ये आती है। इसका जो एरोमा होता है वो टोबैको जैसा होता है, तो इसकी डिमांड ऑफ कोर्स हाई होगी टोबैको की तरह ही। ठीक है, यू कैन सी हियर इसकी प्रॉपर खेती की जा रही है। अब जब टोबैको को रोल किया जाता है, बीड़ी बनाई जाती है उससे, तो वहीं पे इसका इंपॉर्टेंस है। इसलिए इस लीफ की मेडिसिनल वैल्यू भी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, अलग अलग राज्यों में इसको बनाया जाता है। ठीक है, ओडिशा थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पे ओडिशा में ही इसका प्रोडक्शन होता है और पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है, एमपी। अब ये जो पत्तियां है ना, इसकी खासियत है, इसकी खासियत ये है कि ये पत्तियां थोड़ी सी अपने प्रोसेस फॉर्म में ही आती हैं, यानी बनी बनाई हैं, जहां यूज करना है कर लो। ठीक है, कोई भी स्टेट प्रोसेस्ड केंदू लीव्स का प्रोडक्शन नहीं करता एक्सेप्ट ओडिशा। सिर्फ ओडिशा के पास ही ये प्रोसेस्ड फॉर्मेट में है। इसलिए ओडिशा की ट्राइब रेगुलरली बोल रही है कि इसका राइट हमें ही मिलना चाहिए और ये हमारा ही हक है। केंदू लीव्स को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक्ट के अंडर कवर किया गया है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है ये फॉरेस्ट राइट एक्ट का हिस्सा है, जहां पे ट्राइबल्स को हक दिया जाता है कि वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को जंगल से कलेक्ट करेंगे और फिर बाहर जाके कहीं बेच सकते हैं या अपने आप की यूटिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, इज इट क्लियर? टोबैको को जब रोल किया जाता है ना, बीड़ी में रोलिंग के लिए बाहर से जो लेयर लगती है उसमें इनको यूज करते हैं। इसका मेडिसिनल वैल्यू भी है, तो ऐसा नहीं है कि ये डेंजरस ही है। ठीक है, लिखा हुआ है ना, ध्यान रखेंगे। ओके जी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने इस स्कीम की जो गाइडलाइंस हैं कि टेक्नोलॉजी को कैसे डेवलप करना है, कैसे वहां इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया है, रिवाइज किया है गाइडलाइन को, ताकि ग्लोबल टेलीकॉम प्रेजेंस जो है हमारे देश की, इंडिया की, उसको मजबूत किया जा सके। ठीक है जी, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया का ग्लोबल लेवल के टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन में पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना। 203 करोड़ की इसकी फाइनेंशियल आउटले है 5 साल के लिए, 2031 तक, 2031 तक इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, इस स्कीम को जो डिजाइन किया गया है उसमें जो इंडियन एंटिटीज जो टेलीकॉम के साथ जुड़ी हुई हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा, ताकि वो भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में, इनोवेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। अब जब इसको इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट सोसाइटी,
टेलीकॉम सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इंडिया, टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, ये सब मिलके आए हैं टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम। ठीक है, मोटा मोटा मिनिस्ट्री ध्यान रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, वो तो पूछी जा सकती है डायरेक्टली। ओके जी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्री क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिक्स में कोई मेडिसिन जाए, क्लिनिक्स में कोई वैक्सीन जाए, कोई भी चीज अगर जाती है, उससे पहले उसके ट्रायल होते हैं, है ना, उसकी एक प्री क्लिनिकल स्टेज होती है, तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट है प्री क्लिनिकल रिसर्च का, उसको हाल फिलहाल में रिकॉग्नाइज किया गया है। अब ध्यान रखेंगे, हमारे पास ना एक इंस्टीट्यूट था, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा एक इंस्टीट्यूट था जिसका नाम था हैदराबाद बेस्ड एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी। अब उसी इंस्टीट्यूट को अपग्रेड करके उसका नाम बदल के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्री क्लिनिकल रिसर्च रख दिया गया है। तो हैदराबाद में जो एनिमल रिसोर्सेज वाला इंस्टीट्यूट था, उसी का नाम बदल के ये रख दिया गया है, उसको अपग्रेड कर दिया गया है इन अ प्री क्लिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है जी, तो ये जो इंस्टीट्यूट है, ये दरअसल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंडर ही काम करेगा। ये एक क्रिटिकल ब्रिज है किस चीज के लिए, कि आपने जो लैब में डिस्कवर किया, लैब में आपने कोई चीज बनाई और सीधा जाके आप उसको इंसानों में ट्रायल पे ले जाओगे, ह्यूमन ट्रायल में जाओगे। आपने कोई दवाई बनाई, कोई तेल बनाया, आपने सीधा सीधा उसके सैंपल जो है ह्यूमंस को फ्री में बांट दिए, क्योंकि आप ट्रायल कर रहे थे, है ना, इनडायरेक्टली, पर इंसानों को तो पता नहीं है। तो आप ह्यूमन ट्रायल यहाँ पे जो डायरेक्टली जाके कर रहे हो लैब से, आपको वो नहीं करना है। इससे पहले एक स्टेज आएगी जिसको बोलेंगे प्री क्लिनिकल ट्रायल या प्री क्लिनिकल रिसर्च, वो करनी है। ठीक है, तो ये एक ब्रिज है लैब डिस्कवरी से लेकर ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स का। इज इट क्लियर। एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, क्योंकि ये पुराना इंस्टीट्यूट है ना हैदराबाद वाला, इसको 2015 में एस्टेब्लिश किया गया था, 2016 में ऑफिशियली इसको क्रिएट कर दिया गया। तो लेट अस सी द न्यू अप्रोच मेथड जो इसके अंदर यूज किए जाएंगे। जो आपकी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि सेल बेस्ड जैसे हो गया, ऑर्गेनाइड बनाना हो गया, है ना, उसकी मॉडल्स बनाना हो गया लैब में, ये सब आपकी अप्रोच जो है वो इसमें यूज की जा सकती हैं। इसका मेन जो फंक्शन होगा वो होगा बायो इंजीनियरिंग को यूज करना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक्स को यूज करना, फिर उसके हिसाब से चीजों को डिवेलप कर प्री क्लिनिकल रिसर्च के मॉड्यूल पे लेके आना। ओके, तो व्हाट आर द मेजर एप्लीकेशंस व्हिच आर पॉसिबल। सबसे पहले तो पोटेंशियल जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं डायरेक्टली ह्यूमन पे ट्रायल्स करने के, उसको यहाँ पे सीधा सीधा रूल आउट किया जा सकता है। फिर मिनी ऑर्गन्स क्रिएट किए जा सकते हैं। स्पेसिफिक डिजीज को अगर आप चेक करना चाहते हो तो इस लैब के अंदर उस पर्टिकुलर ऑर्गन को डिवेल्प कर फिर उसके ऊपर उस बीमारी को लेकर दवाई की स्टडी की जा सकती है, रादर देन डायरेक्टली अप्लाइंग ऑन द ह्यूमंस। ठीक है, रिसर्चर्स जो है वो बहुत सारी केमिकल कंपाउंड्स को रैपिडली टेस्ट कर सकते हैं सेलुलर एनवायरनमेंट में, क्योंकि यहाँ पे वो रिसर्च बेस रहेगा। एनिमल मॉडल्स जो है उनको भी ये कॉम्प्लीमेंट करेगा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। इंडिया के हेल्थ केयर सॉल्यूशन इस प्री क्लिनिकल रिसर्च मॉड्यूल पे हमें अवेलेबल हो सकते हैं और बाद में मार्केट में लॉन्च किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है इंडिया और मालदीव्स के बारे में, इंटरनेशनल कैटेगरी की न्यूज है ये। ठीक है, इंडिया ने 30 बिलियन रुपीस का मालदीव के लिए अप्रूवल दिया है कि मालदीव को सार्क के स्वैप फैसिलिटी का फायदा दिया जाएगा। सो व्हाट इज दिस स्वैपिंग और स्वैप फैसिलिटी। तो इंडिया ने हाल फिलहाल में बोला है कि 30 बिलियन रुपए जो हैं वो बेसिकली इकोनॉमिक और फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए कॉन्टिन्यूटी में मालदीव्स को प्रोवाइड किए जाएंगे अंडर दिस सार्क स्वैप। ओके, तो ये जो फंड है ये फर्स्ट ड्रॉ डाउन जो है सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क का, उसका हिस्सा है। पहली बार ऐसा विड्रॉ हो रहा है और ये इसी अरेंजमेंट के अंदर किया जाएगा। आरबीआई और मालदीव्स की गवर्नमेंट के बीच में ये होगा। अब इसमें होता क्या है, करेंसी स्वैपिंग क्या होती है, जैसे कि मालदीव की जो करेंसी है और हमारा जो इंडियन रुपया है, ठीक है, उनको आपस में स्वैप कर लिया जाएगा, एक्सचेंज कर दिया जाएगा दोनों करेंसीज को बिटवीन द बोथ कंट्रीज। और जब वो एक्सचेंज हो जाएगी, उसके एक्सचेंज होने के बाद क्या किया जाएगा, दोनों कंट्रीज अपने अपने पास एक दूसरे की करेंसी का रिजर्व रखेंगे। अगर इन फ्यूचर ट्रेड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो पॉसिबली उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर नहीं भी यूटिलाइज करना है तो उस रिजर्व को अपने पास रख सकते हैं टिल द टाइम पीरियड जब तक कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, ये करेंसी स्वैपिंग होती है। इससे जो मार्केट में फ्लक्चुएशन हो रहा होता है ना चीजों का, वो इम्पैक्ट नहीं करता है इतनी आसानी से पर्टिकुलर कंट्री को। सो व्हाट इज करेंसी स्वैप अरेंजमेंट। वर्ड स्वैप का मतलब है एक्सचेंज कर लेना। ठीक है,
इसमें जैसा मैंने बोला दोनों कंट्रीज के बीच में अग्रीमेंट होगा कि वो अपनी करेंसीज को एक्सचेंज करेंगे विद द प्री डिटर्मिन्ड टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स और कंडीशन पहले से ही डिक्लेयर कर दी जाएंगी। ये फैसिलिटी जो है ये स्वैपिंग का सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। इससे क्या होगा, किसी भी कंट्री में लेटर से यहाँ पे मालदीव है, मालदीव के पास फंड की कमी पड़ रही है, तो मालदीव के पास जो इंडिया का पैसा रखा हुआ है स्वैपिंग अग्रीमेंट के थ्रू, वो उसको लिक्विडिटी फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट जो है वो मेक श्योर की जा सकती है इसके थ्रू। एज वी नो कि ये सार्क के अंडर ये जो स्वैपिंग है वो की जा रही है ना। सो व्हाट इज सार्क? सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यू कैन सी द कंट्रीज हियर, जो यहाँ पे हाईलाइटेड कंट्रीज हैं, दीज आर द मेंबर्स ऑफ सार्क। ठीक है, सार्क को स्टैब्लिश किया गया था सार्क चार्टर साइन करके, ढाका में ये सेटअप हुआ था 1985 में। मेंबर है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। नाउ द मेन पार्ट इज, यहाँ पे ध्यान रखना है कि चाइना इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, चाइना इज नॉट पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, सेक्रेटेरिएट की बात करें तो काठमांडू नेपाल के अंदर इसका सेक्रेटेरिएट है। इज इट क्लियर? ओके, चलिए उसके बाद इंडिया और जापान के बारे में न्यूज है। इंडिया और जापान जो है उन्होंने अपना फर्स्ट एआई स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो है उसको हाल फिलहाल में लॉन्च किया है, ताकि दोनों आपस में टेक्नोलॉजी की जो पार्टनरशिप है उसमें थोड़ा सा और स्ट्रेंथनिंग फेज लेके आ सके। तो रिसेंटली एमओयू साइन हुआ है। इसमें क्या होगा, जो आपका अर्बन रीजन में एआई सिस्टम है उस पर फोकस किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा स्मार्ट सिटीज का विद द हेल्प ऑफ एआई, विद द हेल्प ऑफ डीप टेक्नोलॉजी, ये सब इसका ऑब्जेक्टिव है। ये अग्रीमेंट जो है ये फर्स्ट जापान इंडिया एआई स्ट्रेटेजिक जब डायलॉग हुआ है उसी मौके पे लॉन्च हुआ है। ये अग्रीमेंट तभी निकाला गया है। और इसमें ना जापान का एक स्टैंडर्ड है जिसको हम बोलते हैं ओपन बीआईएम स्टैंडर्ड। ये जापान के उस स्टैंडर्ड को इंडिया के IUDX प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट करेगा, तो दोनों में डाटा एक्सचेंज भी प्रॉपरली हो पाएगा। दोनों डीपर लेवल पे जो भी टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर कर रहे हैं आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे कंस्ट्रक्शन डाटा जो है वो यूज किया जा सकता है, स्मार्ट सिटीज में कैसे प्लानिंग की जा सकती है बेटर उस सिटी के लिए, ये सब इसके थ्रू पॉसिबल हो पाएगा। जो एमओयू है वो आपका वन इंस्ट्रक्शन इन कंपनी इन कॉर्पोरेशन के द्वारा साइन किया जा रहा है, जो कि एक जापानीज कंपनी है। किसके साथ साइन हो रहा है? डाटा कावेरी सिस्टम के साथ, जो कि एक्चुअल में इंडिया के अंदर बेंगलुरु में सिस्टम है। अब इसमें ट्रांजैक्शन में होगा क्या कि जो आपका ओपन बीआईएम प्लेटफॉर्म है जापान की कंपनी का, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया गया है, वो प्लेटफॉर्म इंडिया के प्लेटफॉर्म के साथ लिंक या फिर कनेक्ट कर दिया जाएगा। और इंडिया में इंटेलिजेंट यूनिवर्सल डाटा एक्सचेंज जो है डाटा कावेरी का, वो ये फैसिलिटी देगा कि दोनों में आपस में लिंकेज जो है वो बैठ सके और स्मार्ट सिटीज बेटर तरीके से डीप टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बनाई जा सके। तो अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको ध्यान रखने हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। IUDX इसका फुल फॉर्म इंटेलिजेंट यूनिवर्सल डाटा एक्सचेंज है। ठीक है, और ये स्मार्ट सिटी के सपोर्ट सिस्टम के लिए लाया गया है ताकि डाटा शेयरिंग स्मार्ट सिटीज में हो सके। जापान के अंदर कोई स्मार्ट सिटी है, इंडिया में कोई बनाना है, तो दोनों का डाटा शेयरिंग करना, इंडिया को सीख पाए, अच्छे तरीके से उसको इनकॉर्पोरेट कर पाए, ये सब चीजें। डाटा कावेरी सिस्टम क्या है? कमर्शियल आर्म है किसकी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की, जो कि इसमें इन्वॉल्व है और जापान के साथ साइन कर रही है एमओयू। उसके बाद IFC इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड है जो डाटा एक्सचेंज के लिए काम करता है, स्टैंडर्ड तय करता है। डिजिटल ट्विन्स क्या होते हैं? क्योंकि हम ऐसे तो कर रहे हैं ना, जैसे ये जापान में कोई सिटी है और यहाँ पे है, एकदम डिजिटल ट्विन जैसा फॉर्मेट लेके आएंगे, जैसा वहां मिला है वही सेम आईने की तरह यहाँ बना दिया जाए। तो डिजिटल ट्विन वर्चुअल मॉडल होते हैं किसी भी फिजिकल चीज के। ऐसे फिजिकल में कोई सिटी बनाना है, सीधा वो सिटी ना बना के उसका कोई डिजिटल मॉडल बना दिया गया, एज इट इज उसका रेप्लिका बना के पहले सिमुलेशन में देख लिया गया कि अच्छा ये ऐसे बनेगा, है ना। और इसी तरीके से जापान में भी किया जाएगा, इंडिया में भी किया जाएगा, बेटर तरीके से सिटी प्लानिंग और गवर्नेंस पॉसिबल हो पाएगी। ओके जी, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं चाइना के बारे में। चाइना ने रेयर मून मिनरल जो है वो हाल फिलहाल में डिस्कवर किया है, जो कि LED टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लेके आ सकता है। रेयर मून मिनरल, ठीक है, इसको आप लूनर मिनरल भी बोल सकते हैं। इसका नाम है सीरियम मैग्नीशियम चेंगिसाइट। अभी तक में ये 11th ऐसा मिनरल है जो चंद्रमा से हमें मिला है। ये जो फाइंडिंग है ये चाइना के जियोलॉजिकल सर्वे ने हाल फिलहाल में करी है। ये मिनरल LED की इंडस्ट्री को वो कर सकता है, क्या बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकता है। कैसे देखेंगे अभी। ये मिनरल लूनर मीटेओराइट के ऊपर डिस्कवर हुआ है। ये मीटेओराइट चाइना में कभी गिरा होगा तो वहीं से इसको डिस्कवर करते हुए निकाला गया है। अब इसका एक मेन फीचर क्या है कि इट कैरीज द फ्लोरोसेंट बिहेवियर। इसमें फ्लोरोसेंट बिहेवियर है, मतलब ये कुछ सर्टेन कंडीशंस में लाइट जनरेट करता है। So it is generating the light, that is why it can be used in the LED.
ठीक है। ये जो आपकी प्रॉपर्टी है इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सकते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी में। फर्स्ट फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जनरेशन एलईडी बनाना है, उस मटेरियल में इसको यूज कर सकते हैं सीधा सीधा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे फिनलैंड के बारे में। फिनलैंड जो है वो वर्ल्ड का फर्स्ट परमानेंट न्यूक्लियर वेस्ट टॉम बना रहा है, जहां पे न्यूक्लियर वेस्ट को रखा जाएगा। ठीक है जी, ऐसे न्यूक्लियर वेस्ट को ना सेफली डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की जाती है, बिकॉज न्यूक्लियर वेस्ट इज अ रेडियो एक्टिव वेस्ट जो कि हार्मफुल हो सकता है। लेकिन अभी भी इतनी सेफ्टी मेजर नहीं लिए जा सकते हैं उस वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, या लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिनलैंड ये इनिशिएटिव लेके आया है। तो फिनलैंड ने रिसेंटली वर्ल्ड का सबसे पहला परमानेंट न्यूक्लियर वेस्ट वॉल्ट बनाया है। ऐसे होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जैसे आरबीआई में वॉल्ट होते हैं बड़े बड़े, है ना, जिसमें लॉकर वगैरह होते हैं, वैसा कुछ सिस्टम बनाया है। परमानेंट ये अंडरग्राउंड रिपोजिटरी है, इसको बोल रहे हैं ऑन्क्लो फैसिलिटी। तो क्वेश्चन कैन बी ऑन्क्लो फैसिलिटी कौन से कंट्री में बनाई गई है? फिनलैंड में बनाई जा रही है, और ये आपका ओलकिलुतु आइलैंड के नीचे बनाया गया है। ये आइलैंड भी फिनलैंड से बिलोंग करता है, तो आइलैंड का भी नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सेफली जो आपका स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल है या जो वेस्ट निकला है, अप टू 1 लाख ईयर तक उसको यहाँ पे स्टोर किया जा सकता है या फिर रखा जा सकता है। मोस्ट कंट्रीज के पास जो भी आपके करंटली स्टोर हैं, जो कि वेस्ट को स्टोर करने के लिए बनाए गए स्टोर हैं, वो एक्चुअल में टेम्परेरी होते हैं। ठीक है, या तो कूलिंग पूल में बनाए जाते हैं, और उनकी सेफ्टी बहुत कम पीरियड के लिए होती है, लेकिन इसकी सेफ्टी अच्छे खासे बड़े पीरियड के लिए है। ओके जी, सो दैट वाज अबाउट द फिनलैंड। नेक्स्ट न्यूज जो है वो तुवालू के बारे में है। तुवालू, तो पैसिफिक आइलैंड नेशन जो है तुवालू का, वहां पे सी लेवल राइज हो रहा है। तुवालू इज बेसिकली एन आइलैंड कंट्री, है ना, तो सी लेवल बढ़ेगा तो तुवालू डूब जाएगा। तो यहाँ यही चीज है कि बहुत सारा पार्ट जो है आइलैंड का, वो इस सेंचुरी के एंड तक पॉसिबली डूब जाएगा। तो इसके जो सिटीजन हैं वो रेगुलरली फ्यूचर के साथ फाइट कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को लेकर रेगुलरली उनपे थ्रेट बना हुआ है। तुवालू को हम लोग एलिस आइलैंड भी बोला करते थे। ये पॉलिनेशियन आइलैंड रीजन में आता है। जैसे कि ना हम जब आइलैंड्स पढ़ते हैं ओशियानिया रीजन के, तो वहां पे माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं। तो ये पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड से बिलोंग करता है, वेस्टर्न सेंट्रल पैसिफिक में है। फोर्थ स्मॉलेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का, ये ध्यान रखेंगे। और ऑस्ट्रेलिया और हवाई, ठीक है, इनके बीच में ये लाई करता है। यू कैन सी द लोकेशन ऑल्सो, दिस इज तुवालू। इस तरफ में आपको ऑस्ट्रेलिया नजर आएगा, ठीक है, और इस तरफ में जाएंगे तो हवाई आइलैंड नजर आएगा, उसके बीच में ये लाई करता है। इसके आसपास देखिए आपको टोंगा दिखेगा, वनुआतु वेरी इंपॉर्टेंट आइलैंड, फिर आपका किरिबाती हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, नाउरू, ठीक है, और फिजी, फिजी आइलैंड इज अ वेरी फेमस, हमेशा न्यूज में रहता है। ये सारे आइलैंड इसके आसपास है। इसके नेबर्स मैंने आपको बता दिया कौन कौन से हैं। अगर इस ग्रुप में देखें तो टोटल 9 आइलैंड्स हैं, और ये कोरल आइलैंड है, कुछ इसमें कोरल रीफ आइलैंड है, कुछ कोरल एटॉल्स हैं। एक एटॉल है फूनाफूती एटॉल। फूनाफूती एटॉल इज द कैपिटल ऑफ तुवालू, ये इसका कैपिटल है। ठीक है, 9 एटॉल है, 9 में से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कैपिटल पे ही रहती है, और यहाँ कोई नदी नहीं है, देयर इज नो रिवर। ठीक है, और इसका क्लाइमेट थोड़ा हॉट होता है, रेनी होता है। भाषा की बात करें तो यहाँ पे तुवालुन भाषा हो गई, इंग्लिश हो गई, उसको यूज किया जाता है। और करेंसी है तुवालू डॉलर, जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर है उसी के इक्विवेलेंट है तुवालू डॉलर। ठीक है जी, चलिए एनवायरनमेंट की कैटेगरी की न्यूज की बात करेंगे। न्यूज है आपकी श्री विल्लीपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में। ठीक है, ये जो आपका टाइगर रिजर्व है, जहां पे ये रिसेंटली न्यूज में क्यों है, ये टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के अंदर है। रिसेंटली इलेक्शन अथॉरिटीज जो हैं, उन्होंने यहाँ पे एक पोलिंग स्टेशन सेटअप किया है, क्योंकि इस फॉरेस्ट, इस टाइगर रिजर्व के अंदर 5 वोटर्स मिले हैं। 5 वोटर्स की वोटिंग करवाने के लिए सेटअप लगाया गया है, दैट इज व्हाई इट इज इन न्यूज। ठीक है, so it is located in तमिलनाडु, ये इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन में आता है, विच मींस वेस्टर्न घाट का ये पार्ट है। 2021 में इसको बनाया गया था, फॉर्मली अनाउंस कर दिया गया था। अच्छा, व्हाट इज दैट अथॉरिटी जो टाइगर रिजर्व अनाउंस करती है, ये रिकॉग्निशन देती है उनको, बताइए जरा। एनटीसीए, हेड कौन होते हैं, चेयरपर्सन कौन होते हैं एनटीसीए के, बताना है आपको। ठीक है, तो बात करें तो फरवरी 2021 में ये आई थी। उस टाइम पे ग्रिजल्ड स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जोड़ के ये डिक्लेयर हुआ था। इसका मेन फंक्शन क्या है कि एक टाइगर रिजर्व है, और ऊपर से जो केरला का पेरियार टाइगर रिजर्व है, और साथ में तमिलनाडु का जो कलकद मुंदुथुराई टाइगर रिजर्व है, ये उसके बीच में आता है, कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, और श्री विल्लुपुत्तू मेघामलाई टाइगर रिजर्व जो है, यहाँ से 3 पेरेनियल रिवर, सदाबहार नदियां निकलती हैं, वेगई,
सुरुलियारू और शानमुगनथी। ठीक है, ये नदियां हैं यहाँ की। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे न्यू फैंग्ड फ्रॉग स्पीशीज के बारे में। फ्रॉग का एक रिसेंट स्पीशीज है, वो नामदफा के अंदर डिस्कवर हुआ है। नामदफा इज इन अरुणाचल प्रदेश, नामदफा टाइगर रिजर्व। ठीक है, इंडियन साइंटिस्ट ने रिसेंटली ये रेयर फैंग्ड मड नेस्टिंग फ्रॉग जो है उसको डिस्कवर किया। नाम है लिम्नोनेक्टस मोती झील। लिम्नोनेक्टस मोती झील। क्वेश्चन आएगा ये क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ फ्रॉग। इसका नाम मोती झील लेक के नाम से रखा गया है, जहां पे बहुत सारे एम्फीबियन पाए जाते हैं। ये ऐसा है कि फैंग्ड फ्रॉग्स की जो प्रजाति है ये उससे बिलोंग करता है, और ये फ्रॉग आपको साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ रीजन में जनरली मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि नामदफा टाइगर रिजर्व के अंदर डिस्कवरी हुई है, तो नामदफा इज अ नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व ऑल्सो। ये एक्चुअल में इंडिया और म्यांमार के बीच में, या आप बोल सकते हैं वहां में बाउंड्री डिसाइड करता है, उसके इंटरनेशनल बॉर्डर में एक तरीके से लाई करता है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बायोजोग्राफिक रीजन का पार्ट है, साथ में इंडो चाइना बायोजोग्राफिकल रीजन के जंक्शन में भी आता है। यहाँ पर ना एक डाफा बम रिज है, जो कि मिशमी हिल की रिज है। ठीक है, ये मिशमी हिल की उस रिज के साथ पटकाई रेंज की जो रिजेस हैं उसके बीच में लाई करता है। तो दो मेजर हिल या फिर रिजेस या रेंज बोल सकते हैं, जिनके बीच में ये नेस्टेड हो रखा है, बना हुआ है। कामलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज इन द अरुणाचल प्रदेश, उसके साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। ओके जी, चलिए Now this is the last segment जो शॉर्ट न्यूज का सेगमेंट है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने नॉर्दर्न रीजन एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस जो है उसको रिसेंटली संबोधित किया, उसका इनॉग्रल सेशन हुआ है। क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्दर्न रीजन की एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है? लखनऊ में हो रही है। ठीक है, लखनऊ में इनॉग्रल सेशन हुआ है। उसके बाद बीकाजी फूड इंटरनेशनल के जो चेयरमैन और एमडी थे, जिनका नाम है शिव रतन अग्रवाल, इनका रिसेंटली निधन हो गया है। दैट इज द अदर न्यूज। ठीक है जी, चलिए तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज न्यूज सेगमेंट। अब हम करेंगे हमारे रिवीजन क्वेश्चंस को, और सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। आपको बताना है कौन सी अर्बन लोकल बॉडी है जिसको 4th जेंडर इक्वालिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड रिसेंटली दिया गया है? क्या आएगा इसका आंसर? हमने पढ़ा है, अभी अभी पढ़ा है, गुंटूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, राइट? तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन डाटा कावेरी सिस्टम के बारे में है। डाटा कावेरी सिस्टम किससे रिलेटेड है? हमने देखिए बहुत कॉम्प्लेक्सिटी के साथ इसको पढ़ा कि कैसे जापान के साथ इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, बट इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? स्मार्ट सिटी के अराउंड था। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, स्मार्ट सिटी डाटा प्लेटफॉर्म्स के लिए ये सिस्टम है। देन उसके बाद एटलस ड्रोन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम रिसेंटली किसने डेवलप किया है? इफ यू नो द कंट्री देन आंसर इज इजी। ठीक है, चाइना। ए और डी में से एक चीज आएगी। अब आपसे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पूछ ली गई है, ठीक है, चाइना की। द आंसर फॉर दिस वुड बी चाइना इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉर्पोरेशन। डी इसका आंसर होगा। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारस फूड फेस्टिवल 2026 के बारे में। ये फेस्टिवल कब से कब तक शेड्यूल किया गया है ये आपको बताना है। 2026 की बात हो रही है। ठीक है, ये आपका हमने देखा था नवंबर दिसंबर के बीच में होगा, विच मींस 21 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर तक होगा। इसका कैलेंडर रिलीज किया है, किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। ओके जी, नाउ दिस इज अबाउट द नामदफा टाइगर रिजर्व जो रिसेंटली आपका न्यूज में था। ये इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है किसके बीच में? इट इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, है ना? तो अरुणाचल प्रदेश की साइड में देखिए कौन सा कंट्री है, उसी के साथ बॉर्डर बनाता होगा। ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। इंडिया म्यांमार का बॉर्डर डिसाइड करता है। ओके, नाउ दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द वर्ल्ड फर्स्ट परमानेंट अंडरग्राउंड रिपोजिटरी फॉर न्यूक्लियर वेस्ट। कहां पर ये ऑपरेशनलाइज्ड है ये आपको बताना है। ठीक है जी, चलिए। एंड दिस इज द क्यूआर फॉर द पीडीएफ। जो आज का हमारा सेशन हुआ है उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगी। यू कैन स्कैन दिस क्यूआर और यहीं से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकती हैं। ठीक है जी, और कल संडे है, कल हमारी क्लास नहीं होगी, तो मिलेंगे मंडे सुबह 9 बजे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।